हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज बात करूंगा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करूंगा। और इसके मैं एमसीक्यू आपको दे रहा हूं। मेरे पास ये जो रेडीमेड मटेरियल है इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन जो मुझे एक एग्ज़ाम की दृष्टि से ख़ासतौर से एचजीएस के लिए मुझे ठीक लगे, अच्छे लगे, बिटी लगे, जुडिशियस लगे, वो सारे मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में जो भी अच्छे हैं वही आपको एमसीक्यू दूंगा, जिससे हमारा समय भी ना खराब हो, फालतू की चीज़ें ज़्यादा ना पढ़नी पड़ जाएं, काम की चीज़ें पढ़ी जाएं, समय को बचाया जाए। इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेकर आया हूं। तो चलिए मैं ये बता दूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारे पास है, हमारे इंडिया में जो चलता है, ये वास्तव में पहले ये जो रूल्स और रेगुलेशन है एक्चुअली वो साम्य न्यायालय से हमारे पास आए हैं। चूँकि भारत में जो साम्यिक अनुतोष है एक्चुअली वो विशिष्ट अनुतोष के रूप में जाना जाता है। तो जो साम्य के न्यायालय होते थे, जो साम्यिक अनुतोष प्रदान करते थे, वही चीज ठीक हमारे इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रूप में जाना जाता है। और ये एक यहाँ पर विधि बना दिया गया है। संविदा का जो विनिर्दिष्ट पालन है और जो व्यादेश है, ये वास्तव में साम्यिक अनुतोष ही होते हैं। ये विधिक अनुतोष नहीं है, ये साम्यिक अनुतोष होते हैं। इसलिए जो विनिर्दिष्ट अधिनियम बनाया गया, इसमें सारे के सारे साम्यिक अनुतोषों को ही शामिल किया गया है। तो जैसे कि ये विनिर्दिष्ट संविदा का विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और जो इंजेक्शन है, ये साम्यिक अनुतोष के उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे विलेखों का रद्दीकरण, संशोधन, विलोपन, और कौन सी संविदाओं को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाएगा, किसको नहीं कराया जाएगा, कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधिकारी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली साम्यिक इक्विटी से निकल के आती हैं। तो वो है इसके अंदर। बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसलिए दी चूँकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एचजीएस में, पीसीएसजे में, चूँकि बोर्ड है, वो कैसा भी क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ लेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, कौन क्या चीज़ है, कैसी है और क्या उसके अंदर ग्रेविटी है। तो पहला क्वेश्चन हम तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किस प्रयोजन हेतु अनुदत्त किया जाता है? ये पूछा गया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किस प्रयोजन हेतु अनुदत्त किया जाता है। तो पहला, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या केवल दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। तो इसके लिए आपको सेक्शन 4 देखना होगा, और सेक्शन 4 में ये स्पष्ट बताया गया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सिविल अधिकारों, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है और यह दंड विधि में लागू नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर सेक्शन 4 में बताया गया, और ये पता होना चाहिए।
या कभी ये भी पूछ सकता है कि किस सेक्शन में ये व्यवस्था की गई है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अनुदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आप देखिए, तो ये पूछा गया, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से भी प्राप्त किया जा सकता है और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2003 के अंतर्गत वाद संसित करके भी पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो सेक्शन 5 है उसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसलिए आंसर ए एवं बी दोनों होगा। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 में इनकी व्यवस्था की गई है। धारा 5 में ये बताया गया कि स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए वाद ला सकते हैं, वो धारा 5 के अंतर्गत है। तो स्वत्व के लिए आपको अगर वाद लाना है, टाइटल के लिए वाद लाना है, तो आप धारा 5 के अंतर्गत इसी अधिनियम के वाद ला सकते हैं। धारा 5, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 5 के अंतर्गत वाद संसित करने की अवधि सीमा होती है। तो धारा 5 के अंतर्गत जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है वो 12 वर्ष दिया गया है, और ये 12 वर्ष का जो समय है वो कब्जा से वंचित होने के दिनांक से 12 वर्षों के अंदर के अंतर्गत आपको वाद संसित करना होगा। तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 वर्ष है, 12 वर्ष के अंदर करना होगा। 12 वर्ष गिने जाएंगे कब्जा से वंचित होने की दिनांक से, ये 12 वर्ष की काउंटिंग होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा अचल संपत्ति से निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र और सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करती है? तो ये सिंपल सी है, ये धारा 6 है, सेक्शन 6 है, जो बहुत ही त्वरित उपचार व्यक्ति को प्रदान करती है अगर किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धारा 6 के अंतर्गत, मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ आपको, कि विधि की स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा उस व्यक्ति को वंचित किया गया हो, धारा 6 के अंतर्गत ये शर्त दी गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रक्रिया से अन्यथा वंचित किया जाता है, अगर विधिक तौर से किया जाता है तब तो धारा 6 के लागू होने का सवाल ही नहीं उठता है, वो सिंपल सी बात है। वो स्पष्ट इस धारा में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा अगर वंचित किया जाता है तो वह व्यक्ति अधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिए धारा 6 के अंतर्गत वाद ला सकता है। बिल्कुल सही बात है, वाद ला सकता है। और डिटेल में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अधिपत्य है, एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि ये अधिपत्य वैध होना चाहिए, ये पोजेशन जो है वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और अगर कोई ट्रेसपासर है, अतिचारी है, तो उसे इस धारा 6 के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसमें ये इसका एक मुख्य फीचर है। और दूसरा मुख्य फीचर ये है कि अगर आप धारा 6 के अंतर्गत वाद स्थापित करते हैं, दायर करते हैं, तो आपको धारा 6 के अंतर्गत स्वत्व साबित नहीं करना होगा, आपको टाइटल साबित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको पोजेशन साबित करना आवश्यक है। तो लेकिन धारा 5 में अगर आप यही चीज़ देखेंगे तो वहाँ पर आपको जब सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत आप वाद लाएंगे कब्जा प्राप्ति के लिए, पुनः कब्जा के लिए, तो फिर आपको स्वत्व साबित करना होगा वहाँ पर, चूँकि आपको वो उस धारा 5 में स्पष्ट लिखा ही गया है कि स्वत्व के आधार पर वाद संसित किया जा सकता है।
तो धारा 5 में आपको वहाँ पर टाइटल साबित करना होगा, स्वत्व के आधार पर ही आप वहाँ पर धारा 5 के अंतर्गत वाद संचित कर पाएंगे, दायर कर पाएंगे। लेकिन धारा 6 के अंतर्गत आपको अधिपत्य साबित करना होगा, वहाँ पर स्वत्व यानी कि टाइटल साबित करना आवश्यक नहीं है। ये धारा 6 में स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो धारा 6 में आपको याद रखनी है। पहला तो कि आधिपत्य के आधार पर और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा उस व्यक्ति को वंचित किया गया हो, लेकिन उस व्यक्ति का जो आधिपत्य है, पोजीशन है, वो वैध होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ट्रेसपासर है तो इस सेक्शन के अंतर्गत उसको कोई भी राइट नहीं है। और धारा 6 के अंतर्गत जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है वो 6 मंथ दिया गया है, और वो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन से दिया गया है। तो जो ये काउंटिंग होगी 6 मंथ की, वो जिस तारीख से उसे कब्जे से बेदखल किया जाता है इलीगली, उस दिन से, उस तारीख से ये 6 मंथ काउंट होंगे। और 6 माह के अंदर ही आपको वाद संचित करना होगा। अगर आप 6 माह के अंदर वाद संचित करने में असफल रहते हैं तो फिर आपको धारा 5 में जाना होगा। ये सिंपल है इसमें छोटी छोटी चीज़ें। तो ये रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट आपको पता है तो फिर आप कोई भी MCQ कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। इसलिए मेरा तो ये उद्देश्य है कि मैं कोई MCQ जो है, जो भी मैं रेडीमेड मटेरियल से दे रहा हूँ, वो मैं आपको ऐसा ना करूँ कि आपको याद करना पड़ जाए, बल्कि जितना भी रेफरेंस कंटेक्स्ट हो सकता है उस संबंध में वो मैं अपने हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रेफरेंस और कंटेक्स्ट से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इस बुक में पढ़ रहे हैं या आप वीडियो में देख रहे हैं, हूबहू यही आ जाए। तो इसलिए रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट यदि आपको मालूम है तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसे पकड़ जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती दिया जा सकता है। तो धारा 6 के अंतर्गत अगर कोई भी डिक्री या आदेश पारित किया गया है तो धारा 6 में ही लिख दिया गया है कि उसकी न तो अपील होगी और न ही उसका पुनर्विलोकन होगा, रिव्यू होगा, केवल पुनरीक्षण हो सकता है। तो धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती पुनरीक्षण के द्वारा ही दिया जा सकता है, यानी कि उस पर आप पुनरीक्षण डाल सकते हैं, अपील नहीं कर सकते, पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। धारा 6 में ही इसको रोक दिया गया है, धारा सेक्शन 6 में ही इसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। जिसको धारा 6 ठीक से पता नहीं है उससे तो गलत होना ही है, इसलिए इसके रेफरेंस और कंटेक्स्ट को हमने पहले ही बता दिया है। ये एक विशेष फीचर था। धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिग्री के पश्चात रोक नहीं है। तो देखिए धारा 6 में ही कहा गया है कि अपील नहीं कर सकते, पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, तो ये 2 तो गए। अब बचा इसमें ए। तो ए को अगर आप देख सकते हैं तो संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने एवं संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद संचित करने से आपको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि मामला तो वही है। जिसको पाने के लिए आपने पूरी लड़ाई लड़ी, अगर उसी को पाने के लिए रोक दिया जाए तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिक ए निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए, किसी चल संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये जो चल संपत्ति है आप देखेंगे सेक्शन 7-8 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो उसमें स्पष्ट किया गया कि भाई क्या साबित करना है और क्या साबित नहीं करना है चल संपत्ति के संबंध में। धारा 5 और 6 जो है अचल संपत्ति के संबंध में है, धारा 7 और 8 चल संपत्ति के संबंध में स्पेशली बताती हैं। तो ऐसी संपत्ति का मूल्य अत्यधिक है, ऐसी संपत्ति के बदले दिया जाने वाला धन पर्याप्त प्रतिकर नहीं है। तो ये तो बात समझ में आती है। जो व्यक्ति कब्जा धारण किए हुए है वो है उसका स्वामी नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है, तभी तो हम कब्जा मांग रहे हैं।
जो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करना चाहता है वह उसका अविलंब कब्जा प्राप्त करने का हकदार है, बिल्कुल है, तभी तो वो कब्जा मांग रहा है। तो ये भी कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो अगर ऐसे उसमें आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे तब तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर जो रेडीमेड मटेरियल है इसमें तो तीनों है, और हो सकता है वहाँ 3 गलत हो, 1 सही हो। यहाँ पर तो जो क्वेश्चन है उसका मूड अगर आप देखेंगे तो इसमें तो यही पूछा गया है कि आवश्यक नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक है, वो आवश्यक नहीं है। और पता चला कि अगर कोई एग्जाम में आता है तो इसी को ओमिट कर दिया जाएगा, क्या आवश्यक है ये पूछ लिया जाएगा, और 3 निगेटिव होंगे। तो इस तरह से हो सकता है। तो कॉमन सेंस ज़रूरी होगा इसमें लगाना। बहुत से MCQ तो कॉमन सेंस पर आप हल कर सकते हैं, इतना तो अनुभव होगा ही। यदि संविदा का पक्षकार संविदा को भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को उसके विरुद्ध उपचार है। तो ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ रखा है और इस एक्ट को भी आपने पढ़ रखा है। तो अगर आपने दोनों एक्ट को पढ़ रखा है तो फिर आप आंसर ढूंढ ही लेंगे। तो जो उपचार उपलब्ध हैं उसके विशिष्ट पालन के लिए वह संस्थित करने का अधिकार है उसके पास, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है उसके पास। तो ये दोनों अधिकार उसके पास हैं, इसलिए आंसर इसका। चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। तो संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है, और ये पूछता है अल्टरनेट्स देखें तो किस सिवा, कि इनके बिना या किसके बिना कराया जा सकता है। धारा 11(2) के सिवा, 11 क्लास 2 के सिवा, 14 के सिवा या 16 के सिवा। तो जब तक हमें ये तीनों सेक्शंस पता नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा रेफरेंस और कंटेक्स्ट में बता देता हूँ कि धारा 11(2) के अंतर्गत ऐसी संविधाओं का अनुपालन नहीं कराया जा सकता जो न्यासधारी अपनी शक्ति से परे होकर करता है, या यूँ समझो कि ट्रस्ट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हिताधिकारियों के बेनिफिट पे नहीं जा रहे हैं वो उनका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। बाकी आपको वेयर में देखना है, चूँकि यहाँ फिर ज़्यादा समय हो जाएगा। धारा 14 के सिवा मैं आपको बता दूं कि धारा 14 में स्पष्ट उसका जो हेड बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। तो ऐसी संविदाएं जो विशेष तौर से या विनिर्दिष्टता जिनका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, उनका अनुपालन नहीं कराया जा सकता। जैसे कि कुछ उदाहरण मान लीजिए कि कुछ ऐसी संविदा है जो जहाँ पर मनी या धन एक पर्याप्त अनुतोष हो सकता है, तो जहाँ पर मनी पर्याप्त अनुतोष हो सकता है तो फिर वहाँ संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराना आवश्यक नहीं होता है। या कोई ऐसी संविदा है जो अब पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है तो उसका भी नहीं कराया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी संविदा है जहाँ पर कोई कंटिन्यूअस ड्यूटी है और न्यायालय को लगातार उसमें सुपरवाइज करना पड़ेगा और वो न्यायालय कर नहीं सकता, तो फिर ऐसी संविधाओं का भी विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। और भी हैं इसमें, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण स्वरूप बताए। तो धारा 14 के अंतर्गत उन संविधाओं के बारे में बताया गया है जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। और धारा 16 के अंतर्गत बताया गया है ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट को विनिर्दिष्टता यानी कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसी संविधाओं में प्रतिवादी के आचरण को आधार बनाया जाता है। तो जो सेक्शन 16 है वो बताता है पर्सन्स फ्रॉम होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो जब कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड की व्यवस्था की गई है तो उन पर्सन्स के बारे में भी बताया गया है जिनके पक्ष में नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिनके
जिनको ध्यान में रखते हुए या इन्हीं के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। यानी कि अगर हमें स्पेसिफिकली किसी संविदा को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना है तो वो इन्फोर्स जो है वो इन सेक्शंस के अधीन रह करके ही कराया जाएगा। यानी कि अगर वो चीज़ें इन किसी सेक्शन में आ रही हैं तो फिर उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो पाएगा। इनके सिवा ही कोर्ट किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा पाएगा। और ये बात सेक्शन 10 में कही गई है, इसलिए सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए। उसमें साफ साफ ये व्यवस्था की गई है, ये बताया गया है। तो आप सेक्शन 10 को भी एक बार देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको इतना बताया और शायद आपको याद रह जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर गलत नहीं होगा। इसका आंसर आपको डी ही लगा करके आना है। धारा 11(2), धारा 14 और धारा 16 यानी कि 16 के सिवा सभी संविधाओं का अनुपालन कराया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन धारा 10 में तो ये लिखा है कि इन धाराओं के अधीन रह करके ही किसी भी संविधा का विनिर्दिष्ट या विशिष्ट अनुपालन कराया जाएगा। किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। अब यही बात आ गई, इन 11, 14 और 16 से निकल करके अगला क्वेश्चन बन गया इसमें। तो ये ध्यान दीजिए कि पहला पूछा है कि जब पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया हो, तो यह बता दूं संविदा का प्रतिस्थापित पालन सेक्शन 20 में दिया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो ये तो सेक्शन 20 हो गया। और तो अगर ऐसा कुछ कर लिया है तो फिर संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो पाएगा, ऐसे व्यक्ति को नहीं लागू किया जाएगा। संविदा व्यक्तिगत अर्हताओं पर आधारित है। अभी हमने सेक्शन 14 में इस चीज़ को पढ़ लिया कि अगर पर्सनल डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन है, वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन, तो फिर तो व्यक्ति ही करेगा, उसके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। और उससे अगर वो दुनिया में नहीं है तो फिर कराया कैसे जा सकता है। अगर और भी स्थितियां बन सकती हैं जब उससे नहीं कराया जा सकता, तो संविदा व्यक्तिगत अर्हताओं पर आधारित है, तब भी नहीं कराया जा सकता। संविदा अवधारणीय प्रकृति की है, डिटर्मिनेबल है। तो कोई ऐसा है जहाँ पर संविदा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर न्यायालय को डिटरमाइन करना है, उसको सुपरवाइज करना है, और वो कंटिन्यूअस ड्यूटी है की व्यवस्था है, और वो न्यायालय ऐसा कर नहीं पाएगा। न्यायालय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी संविदा को सुपरवाइज करे लगातार आप। तो ये ऐसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट या विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तो इसका मतलब, इसका आंसर ये हो गया। और यही चीज़ें हमने 11, 14 और 16 में पढ़ी हैं। तो ये तो सेक्शन 14 से निकल करके आ गया। उसमें ये सेक्शन 20 भी इसमें शामिल हो गया। अगर प्रतिस्थापित संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है किसी पक्षकार ने, तो वो पक्षकार, वो पार्टी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवा सकती। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखने लायक है। न्यायालय विशेषज्ञों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत करता है? तो न्यायालय विशेषज्ञों की नियुक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत 14A के अंतर्गत करता है। और विशेषज्ञ की राय या रिपोर्ट जो होती है वो अभिलेख का भाग होगी, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि ये पूछा जा सकता है, भाग होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपने सेक्शन पढ़ा है 14 का, तभी तो आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ उस 14 का पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि वो उसका भाग होगी। अगर कोई विशेषज्ञ ने अपनी राय दिया है तो राय जो है न्यायालय के अभिलेख का ही वो भाग होगी। अब देखिए, विशेषज्ञ की परीक्षा कोई पक्षकार कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। 14 का में ही बताया गया है। क्या न्यायालय की इजाज़त लेनी होगी? तो न्यायालय की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यायालय की इजाज़त के बिना वो विशेषज्ञों की परीक्षा कर सकता है यदि वो चाहे तो। अब अगला क्वेश्चन है, न्यायालय विशेषज्ञ की नियुक्ति कब करता है? तो जब न्यायालय को किसी विवादक तथ्य पर कोई सहायता प्राप्त करनी है, तो फिर वो विशेषज्ञों की नियुक्ति कर लेता है। तो
तो जब न्यायालय विनिर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना चाहता है तो वो आवश्यक समझता है, कर लेता है। तो इस तरह से ये भी है, और 14 का में ही ये है। तो ए सेक्शन, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किस व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। तो देखिए अभी हमने वही चीज़ें पढ़ी हुई हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। ये सब 14-16 पर है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 20 के अंतर्गत संविदा प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है, संविदा का प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित पालन अभी प्राप्त कर लिया है, जो यह साबित करने में असफल रहा है कि वह पालन के लिए सदा तैयार और रजामंद है। और ये बात तो उसे साबित ही करनी होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि वो हमेशा तैयार रहा है, ये बात साबित करनी पड़ेगी। अगर ये बात साबित करने में वो असफल रहा है तो फिर विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवा पाएगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। तो उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जो ये कहता है कि वो तैयार रहा है। जो संविदा के मर्मभूत निबंधन का पालन करने में असमर्थ हो गया है, तो अब जो असमर्थ हो गया है तो इससे भी नहीं करा सकते, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। तो देखिए ये आचरण से संबंधित था, मैंने इसके पहले बताया था सेक्शन 16 में ये बात आई थी, तो आप उसको देख लीजिए और सेक्शन 16 पढ़ लीजिएगा। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता जो संविदा के प्रति कपट करे, जो संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया हो, संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध ध्वंसक हो। तो अब अगर ये सारी क्वालिटीज दिख रही हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कराया ही नहीं जा सकता, इसलिए उपयुक्त तो सभी। कपट भी आचरण में आता है, अगर वो कोई आशयित संबंध का ध्वंसक है, विनाशक है, तोड़ फोड़ करने वाला है, तो भी ये आचरण के अंतर्गत आता है। और धारा 20 के अंतर्गत आपको बताया गया कि अगर उसने संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो संविदा का विशिष्ट पालन चाहता ही नहीं है, ये एक्ट से स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। संविदाएं जिनका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो देखिए अभी हमने बताया, यही फिर हमने 14-16 ही पढ़नी है आपको, बार बार 14-16 सेक्शन ही चल रहा है। काफ़ी अच्छा सेक्शन है, बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो संविदा जिनका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो अगर वो ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो डिटर्मिनेबल इन नेचर है, तो अगर वो प्रकृति से ही अवधारणीय प्रकृति की हैं तो उनका नहीं कराया जा सकता। चित्र बनाने की संविदाएं यानी कि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। पुस्तक लिखने की संविदा ये भी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है कोई या डिटर्मिनेबल नेचर की कोई है, तो ऐसी संविदाओं का विशिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, किसी भी स्थिति पे नहीं कराया जा सकता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सेक्शन आपको 14 और 16 ही पढ़ना है। अगला है, जब संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद स्वत्व के अभाव में या अपूर्ण स्वत्व की अवस्था में निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्रेता या पट्टाग्राहिता को अधिकार प्राप्त होंगे। ये सेक्शन 13 है, आपको सेक्शन 13 पढ़ना होगा यहाँ पर। और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद स्वत्व के अभाव में या अपूर्ण स्वत्व की अवस्था में निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पट्टाग्राहिता होगा, यानी कि जिसे हम क्रेता बोलेंगे, वो वाद व्यय प्राप्त करने का ही अधिकार रखेगा, मात्र अन्य और कोई अधिकार उसके पास इन चारों में से नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी, वो केवल वाद व्यय प्राप्त कर सकता है, एक्सपेंडिचर प्राप्त कर सकता है जो उसने ड्यूरिंग लिटिगेशन पर या इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लांट पर खर्च किया है, एक्सपेंड किया है, वो प्राप्त कर सकता है।
तो इस तरह से अब एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है जिसने सेक्शन 12 नहीं पढ़ा है। न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकता है, नहीं दे सकता है, धारा 12 में उपबंधित दशाओं में दे सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया और थोड़ा कन्फ्यूजन डाल दिया इसमें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकता है, तो दे तो सकता है, लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो पता चला कि दे सकता है ये तो पता है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। अब ये और ये बचा। अब इसमें आप देखो तो इसमें भी कहता है दे सकता है, दे सकता है, तो अब आपको सेक्शन 12 पता होना चाहिए, तब इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 12 में उपबंधित दशाओं में दे सकता है, यानी कि न्यायालय संविदा के किसी भाग का यानी कि पार्ट का यदि परफॉर्मेंस कराना है तो उसकी पावर उसको सेक्शन 12 में दी गई है। सो सेक्शन 12 में ये थोड़ा सा लंबा है ये सेक्शन, तो उसमें ये सारी अवस्थाएं बताई गई हैं, किन किन दशाओं में वो किन किन स्थिति परिस्थिति में वो दे सकता है, तो वो आप बेयर में देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो धारा 12 का संबंध है पार्ट परफॉर्मेंस से, यानी कि किसी भी संविदा के भाग का पालन करने का आदेश दे सकता है, लेकिन वो जो संविदा है उसकी प्रकृति कैसी है और वो धारा 12 में व्यवस्था क्या है, उसके अनुसार ही न्यायालय दे सकता है, अन्यथा नहीं देगा वो। अब पूछा जा रहा है संविदा के भाग का प्रवर्तन का निर्देश किस धारा के अंतर्गत दे सकता है, तो अभी हमने पढ़ा उसको किस धारा के अंतर्गत दे सकता है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिएगा। और अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन कर सकता है? संविदा के पक्षकार द्वारा, संविदा के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि द्वारा, समझौते के अंतर्गत फायदा पाने वाले व्यक्ति के द्वारा, यानी कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा। तो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है, तो अगर आप इन तीनों को लाइन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप एक्ट पढ़ा है कि तीनों को मिल सकता है। पक्षकार प्राप्त कर सकता है, पक्षकार का जो हित प्रतिनिधि है वो प्राप्त कर सकता है, या फिर समझौते के अंतर्गत कोई समझौता है उसके अंतर्गत फायदा पाने वाले व्यक्ति द्वारा भी विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। जैसे कि ट्रस्ट को ले लीजिए, तो उसमें हितग्राही जो होता है, जो बेनिफिशरी होता है, चूँकि उनके फ़ायदे के लिए ट्रस्ट होता है, तो वो उसका परफॉर्मेंस करा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई उससे किसी से समझौता हुआ, उस समझौते पे अगर उसको कोई फ़ायदा मिलना है, भले ही वो संविदा का पक्षकार नहीं है, तो वो व्यक्ति भी करा सकता है। इस तरह से इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और इसके बाद एक ये अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन देता है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी का दावा कर सकता है, वादी प्रतिकर का दावा कर सकता है। तो प्रतिकर का दावा तो कर सकता है धारा 21 में, लेकिन अब हमको ये पूछा गया है कि वो विशिष्ट पालन के स्थान पर कर सकता है या विशिष्ट पालन के अतिरिक्त कर सकता है, या फिर दोनों ही स्थितियों में वो कर सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी भी हैं और कन्फ्यूजन भी इनमें है। तो इसका जो आंसर होगा वो अगर आप सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विशिष्ट पालन के स्थान पर वो प्रतिकर का दावा कर सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था धारा 21 में की गई है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ये पूछा गया है संविदा के प्रतिस्थापित पालन में संविदा का पक्षकार कौन होता है। तो पहले तो ये है सेक्शन 20 से ही क्वेश्चन है। सेक्शन 20 में दिया गया है प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान, तो सेक्शन 20 में है। और सेक्शन 20 में ये बताया गया कि ये जो प्रतिस्थापित पालन
में संविदा के पक्षकार होते हैं, संविदा के प्रतिस्थापन पालन में संविदा का पक्षकार होते हैं, वो पक्षकार तीसरा व्यक्ति हो सकता है या फिर पीड़ित पक्षकार का स्वयं का अपना अधिकरण हो सकता है। तो सेक्शन 20 आप देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ये दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो ये प्रतिस्थापित संविदा है उसका पालन जो है तीसरे व्यक्ति से या पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपने अधिकरण के माध्यम से इनको परफॉर्मेंस में ला सकता है, ये व्यवस्था की गई है। धारा 20 के ही बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी है कि प्रतिस्थापित पालन के लिए भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस या न्यायालय की अनुमति या तो ए या तो बी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब आवश्यक है या नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो प्रतिस्थापित पालन के लिए भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस देना बहुत आवश्यक है, और ये नोटिस जो दी जाएगी उसमें कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो धारा 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित तामील की व्यवस्था की गई है, और ये तीसरा कोई व्यक्ति हो सकता है या पीड़ित पक्षकार स्वयं अपना अधिकरण बना करके इसका पालन करवा सकता है। तो जिसने भी भंग किया है, भंग करने वाले पक्षकार को, संविदा भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस देना बहुत ही आवश्यक है, और उस नोटिस पे 30 दिन का समय भी देना आवश्यक है। ये व्यवस्था धारा 20 में की गई है। संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्राप्त है, तो ये तो आपको पता है कि प्रतिस्थापित पालन का भंग करने वाले पक्षकार से व्यय एवं खर्चे वसूल करने का, प्रतिकर के लिए सिविल वाद संस्थित करने का। अब आप ये बताइए कि संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्राप्त है, तो कौन सा इसमें उपचार प्राप्त है? सभी प्राप्त हैं या कोई एक प्राप्त है? तो अभी तक हम लोग जो पढ़ाए हैं, उस जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर उन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापित तामील भी हमने सेक्शन 20 में पढ़ लिया है, संविदा भंग करने वाले पक्षकार से व्यय एवं खर्चे वसूल करने की व्यवस्था भी हमने पढ़ ली है, और प्रतिकर के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी हमने पढ़ ली है, क्वेश्चन के माध्यम से भी हमने देख लिया है। तो इसका मतलब ये सभी उपचार प्राप्त हैं, इनमें से कोई भी उपचार जैसी भी स्थिति है आप ले सकते हैं। और एक जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित जो संविदा होती हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं इस एक्ट में, और उसके लिए सेक्शन 20A बनाया गया है, तो ये देख लीजिएगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना होती हैं तो उसको आपको देखने हैं, 1-2 क्वेश्चन है, उससे अच्छे क्वेश्चन है, पहले ये देख लीजिए। अवसंरचनात्मक परियोजना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है, और ये इसी सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिसे मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर 40 मिनट्स से आगे निकल जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूं, और सेकंड पार्ट आपको कल ही दे दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, और एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी ऐसे हेल्पिंग मटेरियल आपको दे रहा हूँ, अपना हेल्पिंग हैंड मैं आपके लिए साबित हूँ, ऐसी कामना के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है और मुझे हेल्प मिल सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और वो कमेंट करते रहें, वो बताते रहें कुछ मेरी अपनी कमियां
और अपने सुझाव और आप क्या चाहते हैं चैनल में, कैसा मटेरियल चाहते हैं, वो मैं आप सब को कोशिश करूँगा कि दूँ, आप तक पहुँचाऊँ जितना मेरे पास है या जो मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद।